तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे डिजिटल बवंडर की बात कर रहे हैं जिसने इंटरनेट की दुनिया में सचमुच तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी फिनोमेनन की। ये एक ऐसा मजाकिया राजनीतिक आंदोलन है जो एकदम से कहीं से उभरा और रातों रात सबकी जुबान पर आ गया। आखिर ये पूरा बवाल शुरू कैसे हुआ, चलिए डिकोड करते हैं। 1 करोड़, जी हाँ, पूरे 10 मिलियन। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये उन फॉलोअर्स का आंकड़ा है जो इस पूरी तरह से व्यंग्यात्मक यानी एक सटायर वाले राजनीतिक आंदोलन ने महज कुछ ही दिनों में बटोर लिए। जरा सोचिए, जो चीज सिर्फ एक मजाक के तौर पर शुरू हुई थी वो इतनी तेज रफ्तार से इतने बड़े हुजूम तक कैसे पहुंच गई। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर एक फर्जी मजाकिया राजनीतिक पार्टी को चंद दिनों में 10 मिलियन फॉलोअर्स कैसे मिल सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई आम इंटरनेट मीम नहीं है जो आज वायरल हुआ और कल लोग भूल गए। इस एक्सप्लेनर में हम इस वायरल जोक के पीछे छिपे उन गहरे सामाजिक और आर्थिक कारणों की परतें खोलेंगे जिन्होंने इस आग में घी का काम किया। डिजिटल आंदोलन एक वायरल फिनोमिनन, और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ 72 घंटों यानी मात्र 3 दिनों के अंदर आसमान छू गया। ये सब शुरू हुआ है कोर्ट हियरिंग से। इसके बाद बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस पढ़ चुके 30 साल के अभिजीत ने बस मजे में एक ट्वीट कर दिया। और फिर क्या था, देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट्स बन गए और शुरुआत में ही 30 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार हो गया। महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे जाने माने चेहरे भी इस डिजिटल आंधी में शामिल होते नजर आए। विवाद की असली शुरुआत। चलिए अब इस हिमखंड के निचले हिस्से को देखते हैं और समझते हैं कि इस भारी ऑनलाइन बवाल की असली चिंगारी कहां से उठी। ये वो बयान है जिसने सबसे पहले विवाद को जन्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के खुली सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की ओर से एक टिप्पणी आई। इस टिप्पणी में कुछ युवाओं और एक्टिविस्ट्स की तुलना कॉकरोच और पैरासाइट्स यानी परजीवियों से कर दी गई थी। ऐसा कहा गया कि जो लोग अपने प्रोफेशन में जगह नहीं बना पाते वे सोशल मीडिया के जरिए दूसरों पर निशाना साधते हैं। बस इसी बयान ने लोगों में आक्रोश भर दिया और यहीं से यह आइडिया पनपा कि क्या हो अगर देश के सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस सिक्के के दोनों पहलुओं को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखना होगा। एक तरफ थी जनता की शुरुआती प्रतिक्रिया, जहां लोगों ने इस टिप्पणी को भारत के बेरोजगार युवाओं का सीधा अपमान मान लिया। वहीं दूसरी तरफ बाद में आया आधिकारिक स्पष्टीकरण था, जिसमें साफ किया गया कि वो बयान युवाओं के लिए नहीं बल्कि फर्जी डिग्री धारकों के लिए था, और युवा तो विकसित भारत की नींव हैं। लेकिन जब तक ये स्पष्टीकरण सामने आया तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी। पार्टी की अनोखी शर्तें। अब जरा इस आंदोलन के उस मजाकिया और व्यंग्यात्मक पहलू की तरफ मुड़ते हैं जिसने इसे एक ब्रांड बना दिया। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस पार्टी में शामिल होने के लिए रखी गई शर्तें पूरी तरह से बेतुकी और हास्यास्पद थीं। क्या थीं वो शर्तें? बेरोजगार होना, एकदम आलसी होना, 24 घंटे ऑनलाइन रहना और एक प्रोफेशनल शिकायतकर्ता होना। ये पूरी तरह से एक मजाक था, लेकिन कमाल देखिए, यही वो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर था जिसने लाखों लोगों की दुखती रग पर हाथ रख दिया। इतने सारे लोगों ने खुद को इन शर्तों से जोड़ लिया कि उन्होंने बाकायदा गूगल फॉर्म्स भर कर पार्टी की मेंबरशिप लेनी शुरू कर दी। इस पार्टी का स्लोगन भी सुनिए, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। खुद को आलसी और बेरोजगार कॉकरोचों का यूनियन बताने वाली इस पार्टी के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिएटर ने चैट जीपीटी और क्लाउड जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके सिर्फ 24 घंटे के अंदर इस पार्टी का पूरा डिजाइन और व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र तैयार कर लिया था, एकदम रातों रात। युवाओं का छिपा हुआ गुस्सा। अब यहाँ से मामला थोड़ा गंभीर होता है, क्योंकि इस पूरे मजाक के पीछे एक बहुत ही गहरी और सिस्टम से जुड़ी हताशा छिपी हुई है। एक तरफ तो हमारे सामने एक राजनीतिक पार्टी का मजाकिया मुखौटा है और दूसरी तरफ एक बेहद ही कड़वी और गंभीर सच्चाई है। इस डिजिटल बवंडर की टाइमिंग पर गौर कीजिए। ये बिल्कुल उस वक्त उभरा जब देश भर में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट के पेपर लीक को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे।
भारत हर साल लाखों ग्रेजुएट्स तैयार करता है, लेकिन रोजगार के अवसर घट रहे हैं। ऐसे में बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों ने इस इंटरनेट जोक को रातों रात युवाओं की वास्तविक निराशा और गुस्से का प्रतीक बना दिया। इसी संदर्भ में मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी का विश्लेषण सामने आता है। उनका मानना है कि ये आंदोलन कोई सोची समझी राजनीतिक साजिश या किसी बड़ी ताकत का खेल नहीं है, बल्कि ये देश के युवाओं की हताशा का एक पूरी तरह से ऑर्गेनिक और स्वाभाविक उभार है। आसान शब्दों में कहें तो ये नागरिकों के उस गुस्से का रिफ्लेक्शन है जहां लोग अब सिस्टम से तीखे सवाल पूछना और जवाबदेही मांगना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक बड़ी तस्वीर बनाता है। अलग अलग क्षेत्रों के पर्यवेक्षकों ने भी स्वतंत्र रूप से इसका यही विश्लेषण किया है। वकील प्रशांत भूषण इसे जवाबदेही की मांग मानते हैं, मेघनाथ एस जैसे यूट्यूबर इसे नए राजनीतिक विकल्पों की तलाश के रूप में देखते हैं, और पूर्व अधिकारियों जैसे आशीष जोशी के मुताबिक ये डर के माहौल के बीच एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा है। ये सभी नजरिए मिलकर ये साबित करते हैं कि कैसे एक सिंपल सा जोक समाज के मूड को नापने का एक बहुत बड़ा पैमाना बन सकता है। अकाउंट हैक्स और आगे क्या? अब वापस आज के समय पर आते हैं और देखते हैं कि इस व्यंग्यात्मक आंदोलन को असल दुनिया में किन चुनौतियों और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 100 से 150 ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर्स नहीं है। सीजेपी के संस्थापक का दावा है कि उन्हें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए 100 से 150 के करीब पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट्स आ चुकी हैं। उनका मानना है कि ये कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करने और इस आंदोलन की आवाज को चुप कराने की एक सोची समझी कोशिश है। इसके साथ ही हाल ही में इस पार्टी ने एक ट्वीट करके स्पष्ट कर दिया है कि वे मुख्य धारा के कुछ खास मीडिया एंकर्स के साथ कोई इंटरव्यू या बातचीत नहीं करेंगे। इसके अलावा अभिजीत ने अपने फॉलोअर्स से एक खास आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि लोग अपने निजी अकाउंट से ये सवाल पोस्ट करें कि बीजेपी कॉकरोच से क्यों डरती है। यह निष्पक्ष रूप से ये दर्शाता है कि वे पारंपरिक मीडिया से कट कर पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी ये अनोखी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अंत में इस एक्सप्लेनेर को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या पूरी तरह से व्यंग्यात्मक डिजिटल सक्रियता ही सिस्टम के खिलाफ होने वाले विरोध का नया और न रुकने वाला चेहरा है? इंटरनेट का मीम कल्चर और हास्य किस तरह से वास्तविक दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख सकते हैं, ये पूरा फिनोमेनन इसका जीता जागता सबूत है। जब व्यंग और सच्चाई आपस में टकराते हैं तो जो चिंगारी उड़ती है उसे नजरअंदाज करना सच में नामुमकिन हो जाता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।